हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी सर्कल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी देखेंगे सहायक आचार्य की सिलेबस में ज्योग्राफी क्लास में जो दिया हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो उसके बारे में आज हम सभी जानेंगे। तो आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में दोस्तों जानने से पहले सिंपल बेसिक चीज है, वो जानना जरूरी है कि आखिर हम लोग जिस ग्रह पे पृथ्वी पे रहते हैं, आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वैज्ञानिकों ने आखिर कैसे खोज की। हम लोग आखिर किस साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जानकारी हमें मिलती है, आखिर वैज्ञानिकों ने किस आधार पर खोज की। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना हेतु पृथ्वी के आंतरिक संरचना हेतु प्रमुख साधनों का प्रयोग किया गया था। कौन कौन से साधनों का प्रयोग किया गया था दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी का आंतरिक संरचना तो निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया गया था। उसमें से घनत्व था, उसमें से पहला क्या था? घनत्व था। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जो प्रमुख साधन थे उसमें से एक घनत्व था। तो पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है? 5.5 है। जो परीक्षाओं में पूछी जाती है कि पृथ्वी की औसतन घनत्व कितना है, तो 5.5 है। दूसरा क्या महत्वपूर्ण पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी हेतु था? दबाव था, प्रेशर। तीसरा था टेम्परेचर, तापक्रम। चौथा था वैज्ञानिकों द्वारा जो सिद्धांतों का जो साक्ष्य दिया गया पृथ्वी की उत्पत्ति से, जैसे लाप्लास की निहारिका कल्पना, वायव्य का कांट परिकल्पना। तो ये सारी पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य के आधार पर वैज्ञानिकों ने जानकारी प्राप्त की। पांचवा है ज्वालामुखी उद्गार, जो पृथ्वी पे ज्वालामुखी उद्गार जो उत्पन्न होती है उससे महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए। और छठा है भूकंपीय तरंग, जो हमें भूकंप जो तरंगों पर जो धरातल पर देखने को मिलती है, वो भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना हेतु सबसे अधिक विश्वसनीय साधन है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन नहीं पृथ्वी के आंतरिक संरचना जानकारी हेतु साधनों में से एक है। तो इसमें से जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों, जो नहीं रहेगा ऑप्शन में घनत्व, दबाव, टेम्परेचर, पृथ्वी से उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य रहेंगे, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंपीय तरंग, ये सभी ऑप्शन में रहेंगे। एक नहीं रहेंगे, वो उसे वहां पे देखते ही पता चल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त साधनों में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हेतु सबसे अधिक विश्वसनीय साधन भूकंपीय तरंग है। जो हम लोग निम्न 6 साक्ष्य देखे, निम्न 6 साधन घनत्व, दबाव, टेम्परेचर, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का साक्ष्य, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंपीय तरंग, इनमें से सबसे विश्वसनीय साधन, सबसे अधिक विश्वसनीय साधन कौन सा है? तो भूकंपीय तरंग है। उल्लेखनीय कि भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंग कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग, धरातलीय तरंग। पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी वेव, एस वेव और एल वेव होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो देख सकते हैं इसमें पी वेव है, ये मैप के आधार पर देख सकते हैं। ये एल वेव है, ये आप देख सकते हैं। प्राथमिक तरंगों की गति सबसे अधिक होती है। ये जो पी वेव है इसकी गति सबसे फास्ट होती है। इस तरह गोली जैसे लगती है कांच में, ये कांच है, गोली जितनी तेजी से आती है कि निकल जाती है, कांच टूटता नहीं। उसी प्रकार प्राथमिक तरंग बहुत फास्ट होती है, धरा एकदम तीव्र गति से निकल जाती है। तथा यह ठोस प्राथमिक तरंग जो है सो ठोस, तरल, गैस तीनों भागों में गमन करती है। प्राथमिक तरंग जो है सो तीनों भागों में गमन करती है, ठोस, तरल और गैस। ये याद रखना है दोस्तों। दूसरा है एस तरंग। एस तरंग की गति पी तरंग की तुलना में कम होती है, परंतु इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह तरल भागों में प्रवेश नहीं कर सकती, यानी कि यह ठोस और द्रव मतलब गैस, ठोस और गैस में ये गमन करती है, लेकिन तरल भागों में ये गमन नहीं करती। जो एस थोड़ा सा फास्ट धीमा होता है, तो धीमा में ये देख सकते हैं। तीसरा है दोस्तों एल तरंगे। एल तरंगे सबसे धीमी गति से चलने वाली तरंग है, तथा यह पृथ्वी की आंतरिक भाग की विशेषता नहीं है। यह धरातल पर चलने वाली तरंग है और सबसे अधिक विनाशकारी तरंग होती है। एल तरंग है दोस्तों, यह पृथ्वी के आंतरिक भाग का विशेषता हम नहीं कह सकते, क्योंकि यह पृथ्वी है तो इसके धरातलीय भाग पर यह गमन करती है। धरातलीय मतलब ऊपर के भागों पर गमन करती है, और इसीलिए यह सबसे विनाशकारी साबित होता है। लेकिन यह
तरंग पृथ्वी पर सब मतलब तीनों तरंग देखते हैं, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग, धरातलीय तरंग। इसमें से सबसे विनाशकारी कौन होता है? तो एल तरंगे होते हैं, जो कई देशों में एल तरंगे, जैसे नेपाल जैसे देशों में जो बड़े बड़े भूकंप आते हो तो उसमें से एल तरंग ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आगे के देखेंगे दोस्तों, ये तो हो गया प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक अप्राकृतिक स्रोत में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले घनत्व जो हम लोग देखे थे, संपूर्ण पृथ्वी का औसतन घनत्व है 5.51 जी सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि भूपर्पटीय क्रस्ट का घनत्व है 3। दबाव देखेंगे दोस्तों, तो करोड़ के अधिक घनत्व के संबंध में चट्टानों के भार व दबावों का संदर्भ लिया जाता है। यद्यपि दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है। पृथ्वी के केंद्र पर सर्वाधिक लगभग 300 किलोवाट दबाव होता है। ठीक है। तापकरण देखेंगे दोस्तों, तो तापकरण क्या है? सामान्य रूप से प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर कितने टेम्परेचर जो है प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि में भी गिरावट आती है। प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई में 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की बढ़ाई होती है और 100 किलोमीटर पे 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। प्राकृतिक स्रोत जो हम लोग देखे दोस्तों, घनत्व हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सभी अप्राकृतिक स्रोत थे। लेकिन प्राकृतिक स्रोत में क्या है? तो ज्वालामुखी की प्रक्रिया है। ज्वालामुखी की प्रक्रिया क्या है? ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले तप्त व तरल मैग्मा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई में कहीं न कहीं ऐसी परत अवश्य है जो तरल या अतरल अवस्था में है। इसी को मैग्मा भंडार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और साक्ष्य हम लोग प्राप्त होता है उल्का पिंडों के से प्राप्त साक्ष्य, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य, पृथ्वी की रासायनिक संगठन जो सियाल सीमा निफे में हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संगठन एवं परतें के बारे में हम आगे देखेंगे दोस्तों। तो ये क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोसियो एंड ग्राफिक्स सॉरी दोस्तों, जियोफिजिक्स यानी आयुष जीजी एक संस्था है। आयुजीजी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के शोध के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को निम्न 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो क्रस्ट, पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। ये 3 भागों में पृथ्वी को विभक्त किया गया है। तो पहला हम लोग देखेंगे दोस्तों क्रस्ट यानी कि भूपर्पट्टी। तो यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो क्रस्ट है। ये तीनों क्रम से है दोस्तों, ये सबसे ऊपरी है, ये मध्य की भाग है, ये गहराई में है। पृथ्वी की सबसे पतली परत भी है। क्रस्ट जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है तथा सबसे पतली परत है। इसकी गहराई सतह से 30 किलोमीटर है। इसकी गहराई कितनी है? तो सतह से 30 किलोमीटर है। ये है तो इसकी गहराई यानी सतह से 30 किलोमीटर, जो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये क्रस्ट हो गया। सतह से मतलब पृथ्वी से 30 किलोमीटर की गहराई पर इसके है। इस परत का घनत्व 2.7 से 3 है। आखिर इसका घनत्व कितना है? तो 2.7 से 3 तक है। उल्लेखनीय है कि इस परत की संरचना सामान्य है, किंतु घनत्व में अंतर के कारण दबाव है। उल्लेखनीय है कि इस परत की संरचना सामान्य, किंतु घनत्व में अंतर जो होता है उसका कारण टेम्परेचर है। घनत्व में अंतर के कारण भूकंपीय लहरों की गति एवं दिशा में परिवर्तन होता है। घनत्व में अंतर के कारण जो होता है, भूकंपीय लहरें जो चलती है PSL वेव, उनकी गति एवं दिशा में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्रस्ट के मध्य एक असमंतता का निर्माण होता है। एक असमता का निर्माण होता है जिसे कोनार्ड असमता कहते हैं। तो यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि क्रस्ट के मध्य में एक असमता का निर्माण होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कोनार्ड असमता कहा जाता है। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है, अतः इसे सियाल परत भी कहा जाता है। असमता क्या है? जो अभी हम लोग देखे दोस्तों, ये कोनार्ड असमता। तो आखिर ये असमता क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में घनत्व में अंतर के कारण जब भूकंपीय लहरों की गति एवं दिशा में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन वाले स्थान के मध्य क्षेत्र को असमता कहा जाता है। घनत्व जैसे दोस्तों ये पृथ्वी के आंतरिक भाग हो गया,
आखिर घनत्व तो यहाँ पे 2.7 है, यहाँ पे 2.3 हो गया। तो ये 2.7 या यहाँ पे 3 है, तो ये बीच में जो परिवर्तन हो गया कि अचानक 2.7 से 3 हो गया, तो इस बीच के क्षेत्र को असमता कहा जाता है। तो यही क्रस्ट, जो ये क्रस्ट है, इस क्रस्ट के बीच में एक असमता है जिसे कोनार्ड असमता कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 सेंटीमीटर तापमान में वृद्धि होती है, और 100 किलोमीटर की गहराई पे 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि होती है। उल्लेखनीय कि धरातल के ऊपर 135 मीटर, यानी हम लोग ऊपर जाएंगे दोस्तों तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, यानी कि यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। वहीं पे अगर 1 किलोमीटर ऊंचाई में हम लोग चले जाएं, अगर यह 1 किलोमीटर की ऊंचाई में चले जाएं, तो यह 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होगी। आगे देखेंगे दोस्तों, मेंटल समझ गए दोस्तों कि अगर पृथ्वी के अंदर में जाएंगे गहराई में, तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि होती है। लेकिन अगर यही ऊपर हम लोग अगर जाते हैं वायुमंडल की तरफ, तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। दूसरी देखेंगे हम लोग दोस्तों, मेंटल। आखिर मेंटल क्रस्ट, मेंटल को द्वितीय हो गया मेंटल। मेंटल के बारे में देखेंगे दोस्तों, मेंटल आखिर क्या है। तो क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि होती है तथा यह बढ़कर 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। यानी कि ये पृथ्वी की आंतरिक सच्चाई, ये हो गया आपका क्रस्ट। यहाँ पे एक असमता है जिसे कहा जाता है मोहो। इसके अंदर ये आपका आ गया मेंटल, ये बीच के भाग को मेंटल हम लोग कहते हैं। तो इस भाग में कहा गया दोस्तों कि अचानक वृद्धि हो जाती है, 7.9 से बढ़कर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो आखिर क्रस्ट के निचले आधारों पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। विस्तार इसका 32 से 29 किलोमीटर। ये हम लोग पढ़े थे दोस्तों ऊपर में 1 से 30 किलोमीटर क्रस्ट, और ये भाग जो हो गया सो 30 से 29 किलोमीटर तक हो गया। ठीक है, इनका घनत्व 4.5 से लेकर 5.5 के बीच है। ठीक है, देखते हैं आगे दोस्तों। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच घनत्व में अंतर के कारण पुनः एक असमता का निर्माण होता है, जिसे हम मोह असमता कहते हैं। तो मोह असमता हमने ऊपर बताया दोस्तों कि आखिर कहाँ पे निर्माण होता है। तो निचली क्रस्ट, यानी कि एक बार फिर मैप में हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया क्रस्ट। ये क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट, अपर लोअर। ठीक है, ये हो गया मोह। तो मोह को भी 2 भागों में बांटा गया, अपर लोअर। तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में ये जो असमता का निर्माण होता है, इसे हम लोग कहते हैं मोह असमता। जबकि मेंटल के मध्य घनत्व के अंतर के कारण निर्मित असमता को रेपेटिक कहा जाता है। ये तो क्रस्ट और मेंटल को जो डिवाइड किया, क्रस्ट और मेंटल को 2 भागों में डिवाइड किया, इसे तो हम लोग मोह के हैं। लेकिन ये मेंटल जो पूरा हो गया दोस्तों, इस मेंटल में जो 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, इसे रेपेटिक कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? रेपेटिक कहते हैं। इसे हम विस्तार से आगे मैप में हम लोग देखेंगे दोस्तों। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई के बीच भूकंपीय लहरों की गति में अचानक कमी आ जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में जोन ऑफ लो वेलोसिटी यानी निम्न गति का खंडर कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि जोन ऑफ लो वेलोसिटी यानी निम्न गति का खंडर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मेंटल में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सा असमता आता है? मोह असमता। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को कौन विभाजित करता है? तो वो है रेपेटी असमता। ठीक है, तीसरा देखेंगे दोस्तों कोर। आखिर क्रस्ट, मेंटल, कोर, तीसरा भाग जो सबसे गहराई में होती है वो कोर है। यह पृथ्वी की केंद्रीय परत या निचली परत है। इसे हम लोग पृथ्वी की केंद्रीय परत या निचली परत कहते हैं। यह सबसे मोटी परत है क्योंकि इसकी गहराई 2900 से 6400 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 से 6400 किलोमीटर है। क्रस्ट का हम लोग पढ़े थे दोस्तों कितना? पृथ्वी के धरातल से 30 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद मेंटल पढ़े थे 30 से 2900 किलोमीटर तक। अभी ये कोर पर रहे, इसका कितनी गहराई है? 2900 से 6400 किलोमीटर है। घनत्व में अंतर के कारण इस परत को भी निम्न 2 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी कोर और निचली कोर। विभाजक सीमा 5150 किलोमीटर है। ये हो गया दोस्तों, इधर ऊपर में ये क्रस्ट हो गया, बीच में मेंटल हो गया, एक कोर हो गया।
कोर की गहराई कितनी है, तो 2900 से 6400 है। यहाँ पे 2900 और नीचे 6400। तो इन दोनों के बीच एक विभाजक सीमा है। क्या है? विभाजक सीमा है। कितना किलोमीटर की गहराई में है? 5150 किलोमीटर की गहराई में। ठीक है। निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच निर्मित असमता को गुटेनबर्ग वायचेट कहते हैं। गुटेनबर्ग वायचेट। ये मेंटल आपको बताए दोस्त, ये कोर बताए। ये दोनों के बीच जो विभाजक है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन था? मोह था। लेकिन मेंटल और कोर के बीच कौन है? गुटेनबर्ग है। ठीक है, गुटेनबर्ग है। तो इसे गुटेनबर्ग वायचेट कहा जाता है। मेंटल और कोर के विभाजित जो दोनों को डिफरेंस करता है उसे वायचेट गुटेनबर्ग असमता कहा जाता है। कोर के मध्य निर्मित असमता को लेहमान कहा जाता है। जिस प्रकार हम लोग क्रस्ट को दो भागों में जो विभाजित करता था उसे कोनार महासमता कहते थे। मेंटल में जो उस मेंटल को दो भागों में विभाजित करता था उसे हम लोग क्या कहते थे? उसे हम लोग कहते थे रेपेटीय असमता। लेकिन कोर के मध्य में जो असमता का निर्माण होता है उसे हम लोग लेहमान असमता कहते हैं। तो ये हम लोग देखें दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या थी, क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में हम लोग देखें। क्रस्ट मेंटल कोर को जो वैज्ञानिकों ने जो आधार प्रदान किया है, जो साक्ष्य साधनों का प्रयोग किया, उसमें से क्या था? घनत्व था, टेम्परेचर था, प्रेशर था, ज्वालामुखी उद्गार था, भूकंपीय तरंग था। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण में क्या था? भूकंपीय तरंग था। पृथ्वी की रासायनिक संरचना पढ़ते हैं दोस्तों। एडवर्ड स्वेस महोदय ने, एक वैज्ञानिक थे, एडवर्ड स्वेस महोदय ने रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों में 3 परत की कल्पना की थी। तो 3 परत की कल्पना की है। कौन कौन? सियाल, सीमा, नीफे। एडवर्ड स्वेस महोदय ने। तो चलिए देखते हैं पहले सियाल। आखिर सियाल क्या है? तो चलिए दोस्तों सियाल के बारे में देखते हैं। सियाल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। सियाल सबसे पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है, जिसकी गहराई पृथ्वी के आंतरिक भाग में 50 से 300 किलोमीटर के बीच है। उल्लेखनीय है कि स्वेस महोदय ने सतह से 50 किलोमीटर तक की गहराई वाली भाग को अवसादित चट्टानों का क्षेत्र माना है। स्वेस महोदय ने दोस्तों समझना है, ये पृथ्वी है, ये जो 50 किलोमीटर है, इसे स्वेस महोदय ने अवसादित चट्टानों का क्षेत्र माना है। इसलिए इसे इसकी वे आकलन नहीं करते। आकलन 50 किलोमीटर से करते हैं और 50 से लेकर के 300 किलोमीटर, 50 से लेकर के ये जो भाग है 50 से 300 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र को सियाल कहते हैं। सियाल की परत में सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम की अधिकता होने के कारण इस परत का नामकरण सियाल रखा गया। आखिर क्यों रखा गया दोस्तों? तो सियाल की परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होने के कारण इस परत का नामकरण सियाल रखा गया। सियाल ग्रेनाइट चट्टानों का क्षेत्र है। कौन सा चट्टानों का क्षेत्र है? ग्रेनाइट चट्टानों का क्षेत्र है। अम्लीय पदार्थों की अधिकता का भी क्षेत्र है। अम्लीय पदार्थों की अधिकता का क्षेत्र है। ऐसा माना जाता है महाद्वीपों का निर्माण इसी परत से हुआ है। ऐसा माना जाता है स्वेस महोदय के अनुसार कि महाद्वीपों का निर्माण इसी परत से हुआ है। दूसरी देखेंगे दोस्तों हम लोग सीमा। आखिर सीमा क्या है? तो पहला हम लोग देखें सियाल, जो पृथ्वी के 50 से 300 किलोमीटर के बीच में है। 1 से 50 तक क्या थे दोस्तों? अवसादित चट्टानों का वितरण था। दूसरे हम लोग देखेंगे पृथ्वी की दूसरी परत, तो यह है सीमा। इस परत की रचना में सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इस परत का नामकरण सीमा किया गया है। यह बेसाल्टिक चट्टानों की अधिकता का क्षेत्र है। सियाल क्या है? ग्रेनाइट चट्टानों का अधिकता का क्षेत्र है, और सीमा जो है सो बेसाल्टिक चट्टानों का अधिकता का क्षेत्र है। महासागरों का निर्माण इस परत से हुआ है। महाद्वीपों का निर्माण सियाल से, महासागरों का निर्माण सीमा से, ऐसा माना गया है। इस परत की गहराई 300 से 2900 किलोमीटर तक है। तीसरा देखेंगे दोस्तों नीफे। यह पृथ्वी की केंद्रीय परत है। निफेल में निकेल और फेरियम की अधिकता के कारण इसे निफे नामकरण रखा गया है। इसकी गहराई 2900 से 6400 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारी बहुत समाप्त होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब थोड़ी सा हम लोग देख लेते हैं मैप। जो हम लोग असमता पढ़े कि घनत्व के अंतर के कारण जो असमता का निर्माण होता है, उसे हम लोग जो पढ़े निम्न असमता, उसके बारे में चर्चा करते थे। ये दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं, ये आपका हो गया क्रस्ट, जो गहराई से 30 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसके बाद ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये आपका हो गया मेंटल। तो ऊपर में हो गया दोस्तों क्रस्ट, ये हो गया आपका मेंटल, और निचली जो भाग है ये हो गया कोर। ये पृथ्वी के एक टुकड़े लिया गया दोस्तों, उसी के आधार पर ये मैप बनाया गया। तो सबसे ऊपर के भाग जो क्रस्ट हम लोग देखे थे, ये जो क्रस्ट हम लोग देखे थे 30 किलोमीटर की गहराई तक, इस क्रस्ट में घनत्व के अंतर के कारण
एक असमता का निर्माण होता है जिससे कोनार्ड असमता कहा जाता है। तो दोस्तों पूछा जाएगा ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को बीच में जो असमता का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? कोनार्ड असमता। कोनार्ड असमता कहाँ उत्पन्न होती है? क्रस्ट में ही उत्पन्न होती है। अब देखेंगे दोस्तों क्रस्ट और मेंटल में, यानी ये क्रस्ट, इसके ऊपर में ये हो गया क्रस्ट, इसके नीचे हो गया मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में असमता का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? मोह असमता। तो मोह असमता किसे कहते हैं? तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असमता का निर्माण होता है उसे हम लोग मोह असमता कहता है। यानी अगर एग्जामिनर घुमाएगा तो यह प्रश्न दे दिया जाएगा कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में जो असमता का निर्माण होती है उसे क्या कहा जाता है? मोह असमता। तो ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक आ गया मोह असमता। अब देखते हैं मेंटल में। तो मेंटल की गहराई कितनी है? 2900 किलोमीटर तक है। कितनी है? 2900 किलोमीटर तक है। मेंटल में भी घनत्व के कारण एक असमता का निर्माण होता है जो 700 किलोमीटर के गहराई पर होता है। इसे हम लोग रेपेटिक असमता कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपेटिक असमता। इसकी निर्माण कहाँ होती है? ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, यानी कि मेंटल में बीच में जो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में जो विभाजित करता है, जो असमता का निर्माण होता है घनत्व के कारण, उसे रेपेटिक असमता कहता है। और मेंटल, ये हो गया मेंटल और कोर। मेंटल और कोर के बीच में ये जो रेखा है, ये जो असमता है, ये किसके किसके बीच निर्माण होती है? मेंटल और कोर के बीच। इसका नाम क्या है? गुटेनबर्ग। तो इसका नाम क्या है? तो ये है गुटेनबर्ग। अब कोर देखेंगे दोस्तों। तो कोर को भी दो भागों में एक असमता विभाजित करती है जिसे कहते हैं लहमान असमता। जो ऊपरी कोर और निचली कोर को विभाजित करती है, ये गहराई है, ये 6378 किलोमीटर की गहराई तक कोर है। तो क्या समझे दोस्तों? क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट और मेंटल को विभाजित करने वाली ये जो रेखा है वो मोह असमता है। अब मेंटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग है। और क्रस्ट को दो भागों में विभाजित करने वाली असमता है कोनार्ड, और मेंटल को दो भागों में जो असमता विभाजित करती है उसे रेपेटिक कहते हैं। और लहमान असमता जो कोर को दो भागों में विभाजित करती है, यह लहमान असमता है। तो यह असमता का निर्माण घनत्व में अंतर के कारण होती है, जिसके कारण असमता का निर्माण होता है। क्रस्ट मेंटल कोर में निम्न असमताओं का निर्माण होता है। कोनार्ड असमता ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट के बीच निर्माण होता है। मोह असमता निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच निर्माण होता है। रेपेटिक असमता ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच निर्माण होता है। गुटेनबर्ग असमता निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच निर्माण होता है। और लहमान असमता ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में निर्माण होता है। यह था हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग पढ़े कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हेतु प्रमुख जो साधन है, घनत्व है, दबाव है, टेम्परेचर है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का साक्ष्य है, भूकंपीय तरंग है। भूकंपीय तरंग में हम लोग कितने प्रकार के पढ़े दोस्तों? तब प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और धरातलीय तरंग। तो इसमें से ये जो प्राथमिक तरंग है, ये ठोस द्रव गैस ठोस तरल गैस तीनों भागों में चलता है, यानी कि गमन करता है। एस जो है सो तरल भागों में गमन नहीं करता है, बाकी में गमन करता है। एल तरंग जो है सो सबसे धीमी तरंग है, और यह पृथ्वी और यह सबसे धरातल पर धीमी है, लेकिन सबसे पृथ्वी पर सबसे विनाशकारी, क्योंकि धीरे धीरे यह चलती है, जिसके कारण यह धरातल पर अत्यधिक विनाशकारी हो जाती है। तो ये पी है जो तेजी से निकल जाता है, एस है तो थोड़ा सा ये इस प्रकार का मैपिंग होता है, और एल है सो वो बहुत धीमे चलता है, जिसके कारण ऐसी आकृति का निर्माण मैप के आधार पर होती है। तो ये हम लोग देखे दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखे खगोलीय उल्का पिंडों से जो प्राप्त साक्ष्य होते हैं उससे पृथ्वी की रासायनिक संरचना पढ़े, सियाल सीमा निफे, फिर क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में हम लोग देखे। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक पृथ्वी के आंतरिक संरचना चैप्टर हमारी कंप्लीट हुई। अब अगली चैप्टर की ओर देखेंगे। अगर वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, झारखंड स्टडी सर्कल जो चैनल का नाम है। थैंक यू मच।